हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेंसरी ऑर्गन्स यानी संवेदी अंग। तो इस चैप्टर से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन्स को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग 3 जो सेंसरी ऑर्गन्स है, संवेदी अंग है, उसको कंप्लीट करेंगे और बाकी के बचे 2 जो है कान और आंख, उसको हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में कंप्लीट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो चलिए पार्ट 1 आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेंसरी ऑर्गन, समझते हैं कि संवेदी अंग क्या होते हैं और उसके क्या काम है। तो सेंसरी ऑर्गन्स आर हेल्प्स टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। संवेदी अंग जो होते हैं हमारे आसपास की चीजों को समझने में मदद करते हैं कि हमारे आसपास की चीजें जो क्या हो रही है उसको समझने में मदद करता है। कौन? संवेदी अंग, यानी एक सेंसर का काम करता है। ठीक है, सेंसर का काम करता है और हमारे वातावरण में जो हो रहे काम होते हैं उससे अवगत करवाता है, उसको समझने में मदद करता है। जैसे इंसान के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 5 टोटल सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मनुष्य के शरीर में टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? 5। कौन कौन से? स्किन, नोज, टंग, एयर और आई। ये जितने भी अंग हैं, 5 जो अंग है, ये सारे क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसर का काम करते हैं। कैसे? स्किन जो है यानी त्वचा जो है हमारा, वातावरण में मान के चलेगा टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, आग के पास जाते हैं टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये स्किन जो है सेंस कर लेता है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा है, आगे आग है तो उसके करीब नहीं जाना है, और ये सेंस करके तुरंत हमारे मैसेज क्या है? ब्रेन में पहुंचा देता है। तुरंत जो है सूचना ब्रेन को पहुंचा देता है और उसी के हिसाब से हमारा बॉडी क्या करता है? रिएक्ट करता है और पीछे हट जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नोज की बात करें, ठीक है, नोज की अगर हम बात करें तो नाक क्या करता है? सूंघता, सूंघने का काम करता है, स्मेल का काम करता है, और ये सूंघ करके बताता है कि कौन सा जो स्मेल है सुगंध है कि दुर्गंध है। तो ये क्या है? सारा सेंस करने का काम कर रहा है, आसपास की चीजों को हमें समझने में मदद कर रहा है। सेंसर का काम कर रहा है, सेंस करता है और तुरंत जो है नर्वस सिस्टम के मदद से हमारे ब्रेन तक सूचना पहुंचाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा शरीर रिएक्ट करता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे 5 सेंसर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला सेंसरी ऑर्गन स्टार्ट करते हैं स्किन के बारे में ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्किन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट संवेदी अंग स्किन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्वचा, स्किन के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन स्किन। स्किन का स्टडी डर्मेटोलॉजी कहलाता है, जिसमें स्किन का अध्ययन हो, ठीक है, वो डर्मेटोलॉजी कहलाएगा, और स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू आइडिया दे देता हूँ। स्किन जो होते हैं वो बेसिकली 7 लेयर से मिलकर बने होते हैं। स्किन में टोटल 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से 3 मेजर लेयर होते हैं, ठीक है, बाकी सब ब्रांच होते हैं ना। ठीक, बाकी सब क्या होते हैं? सब ब्रांच होते हैं, 3 मेजर लेयर होते हैं। तो पहला कौन? पहला एपिडर्मिक, दूसरा डर्मिक और तीसरा हाइपोडर्मिक। तो ये 3 जो है स्किन का मेजर लेयर है। ठीक है, अब बात करते हैं स्किन। स्किन जो होता है लार्जेस्ट सेंसर ऑर्गन होता है। ठीक है, स्किन जो होता है सबसे लार्जेस्ट सेंसर ऑर्गन होता है, यानी सबसे ज्यादा संवेदी अंग कौन होता है? त्वचा होता है, यानी स्किन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार रेलवे में पूछा गया था कि बताओ कि हमारे शरीर का सबसे ज्यादा संवेदी अंग कौन है? तो त्वचा। ठीक है, हमारे शरीर में कितने? 5 संवेदी अंग है। ठीक है, 5 संवेदी अंग है, उनमें से सबसे ज्यादा जो है सेंसरी ऑर्गन कौन है? स्किन। स्किन ही है जो सबसे ज्यादा संवेदी अंग है, याद रखना। अब बात करते हैं कनेक्टिंग टिश्यू का, यानी संयोजी ऊतक का। तो संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू किसे कहते हैं? तो कनेक्टिंग टिश्यू उसे कहते हैं जो हमारे पूरे शरीर को, यानी पूरे बॉडी को आपस में कनेक्ट करके, यानी जोड़ के रखने का काम करता है, और इसे टिश्यू को कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। तो स्किन भी क्या है? हमारा कनेक्टिंग टिश्यू है। तो स्किन का कौन सा लेयर, ये क्वेश्चन पूछता है। स्किन तो कनेक्टिंग टिश्यू है, सही है, लेकिन स्किन का कौन सा लेयर जो है कनेक्टिंग टिश्यू है, जो हमारे शरीर को जोड़ के रखने का काम करता है? तो याद रखना, जो लेयर होते हैं स्किन का, टॉपमोस्ट लेयर, ठीक है, मोस्ट इनर लेयर जो होता है, ठीक है, मोस्ट इनर लेयर जो होता है, मोस्ट इनर
लेयर ऑफ द स्किन जो होता है, लेयर ऑफ स्किन, स्किन का सबसे निचला हिस्सा जो होता है, यानी स्किन का सबसे निचला लेयर जो होता है वही कनेक्टिंग टिश्यू होता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। स्किन तो कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, लेकिन कौन सा? जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया, स्किन तो 7 लेयर होते हैं स्किन में, लेकिन कौन सा लेयर जो होता है कनेक्टिंग टिश्यू होता है। तो याद रखना, मोस्ट इनर लेयर जो होता है, यानी सबसे निचला हिस्सा जो होता है स्किन का, वही कनेक्टिंग टिश्यू कहलाता है। अगर जीवन काल की बात करें, इसका जीवन काल 4 वीक यानी 28 दिनों का होता है। ठीक है, डिपेंड करता है एज पे। ठीक है, स्किन का जो लाइफ होता है वो डिपेंड करता है एज पे। ऐसे तो बेसिकली इसका जो लाइफ होता है, जीवन काल 4 हफ्ते का होता है, यानी 28 दिनों का होता है, लेकिन ये एज पे डिपेंड करता है। देखे होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं, बुढ़ापे में उसकी त्वचा जो होती है झूल जाती है, यानी रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है, झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाता है बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में स्किन के नीचे का जो फैट होता है, चर्बी होता है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो चर्बी जैसे जैसे कम होना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे चमड़ी में यानी त्वचा में झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है, रिंकल्स क्यों आता है? ठीक है, तो रिंकल्स आने का वजह है फैट, फैट का कम हो जाना ही झुर्रियां लाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगर पूछे शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का, अगर शरीर का पूछे सबसे बड़ा अंग तो स्किन, और शरीर में सबसे बड़ा अंग तो लीवर। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, यानी ओवरऑल पूछे तो सबसे बड़ा अंग स्किन होगा, और शरीर में यानी शरीर के अंदर में पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन है, तो हमारा लीवर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन, कार्य के बारे में, यानी स्किन का फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन? त्वचा जो है कौन कौन से कार्य करते हैं और उसका क्या कार्य है हमारे शरीर में। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम, स्किन जो होते हैं हमें टेम्परेचर से बचाते हैं, यानी तापमान, धूप धूप से हमें बचाने का काम करते हैं। ठीक है, एयर से बचाते हैं, हवा से भी बचाने का काम करता है। और अल्ट्रा वायलेट रे, जो यूवी रे होते हैं जो कि सूर्य के किरणों से आती है, उससे भी हमें स्किन बचाने का काम करता है। ठीक है, और यूवी रेज का लाइट का इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो, यूवी रेज का इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो तो ठीक है, तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो वही जो है हमें बचाता है, कौन? स्किन। तो ये जो है बेसिकली स्किन का फंक्शन था। वैसे तो बहुत फंक्शन है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्किन लेयर का, यानी लेयर ऑफ स्किन। इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन ऑफ स्किन पढ़ लिया। अब चलिए बात करते हैं कि स्किन में कौन कौन से लेयर होते हैं और उसके पार्टिकुलर क्या काम होते हैं, है ना। तो स्किन की अगर लेयर की बात करें तो हम बता चुके हैं कि स्किन के जो होते हैं टोटल 7 लेयर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेजर लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिक यानी आधी चर्म, डर्मिस चर्म, और हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस या तो सेबेसियस, जिसे तग वसा ग्रंथि कहा जाता है। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस जो है ये स्किन के 3 मेजर लेयर्स हैं। ठीक है, बाकी टोटल 7 लेयर्स होते हैं, तो याद रखना। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में ना। तो चलिए एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्किन के 3 मेजर लेयर्स थे, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। लेकिन एपिडर्मिस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 में। ठीक है, एपिडर्मिस फर्दर क्लासिफाई इन 2 लेयर्स। ठीक है, पहला पहला कॉर्निफाइड लेयर और दूसरा मेलफिजियन लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 लेयर्स में, कॉर्निफाइड और मेलिफेजियन। ठीक है, तो कॉर्निफाइड लेयर जो होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कॉर्निफाइड लेयर जो होता है, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, यानी स्किन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, ऊपरी लेयर जो होता है वो कॉर्निफाइड कहलाता है ना। जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर का जो हिस्सा है स्किन का, वही कॉर्निफाइड लेयर कहलाता है, यानी कॉर्निफाइड इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। याद रखना, कॉर्निफाइड क्या होता है? आउटरमोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द स्किन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये जो है यूपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉर्निफाइड जो होता है आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होता है कि नहीं होता है। तो याद रखना, कॉर्निफाइड इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्किन का सबसे ऊपरी लेयर जो है कॉर्निफाइड कहलाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो कॉर्निफाइड को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, यानी सुरक्षा की पहली पट्टी।
यही जो है पहला पट्टी ही जो है हमें सुरक्षा प्रदान करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कॉर्निफाइड को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, सुरक्षा की पहली पट्टी। तो ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया था 2013 में कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहा जाता है, यानी सुरक्षा की पहली पट्टी कौन है, कॉर्निफाइड। अब बात करते हैं फंक्शन का कि कॉर्निफाइड का क्या क्या काम है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये जो है हमें एयर से, टेम्परेचर से, आग से, ये सारी चीजों से हमें बचाने का काम करता है कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड जो होता है हमें एयर, टेम्परेचर, आग से, ये सारी चीजों से हमें बचाने का काम करता है। हमारा कॉर्निफाइड के बारे में, है ना, ये जो था हमारा कॉर्निफाइड, ठीक है, जिसे आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कहा जाता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी सुरक्षा की पहली पट्टी भी कॉर्निफाइड को ही कहा जाता है। इसके जो थे फंक्शन जो हम लोगों ने देखा, एयर, टेम्परेचर और आग से हमें बचाने का काम करता है। अब बात करते हैं दूसरा लेयर का, जिसका नाम है मेलिफेजियन, है ना, मेलिफेजियन। तो एपिडर्मिस को कितने दो में बांटा गया, कॉर्निफाइड, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा है मेलिफेजियन लेयर, उसके बारे में देखते हैं। तो मेलिफेजियन लेयर जो होता है सेकेंड लेयर ऑफ स्किन है, ठीक है, याद रखना। मेलिफेजियन क्या है, सेकेंड लेयर ऑफ स्किन है, सेकेंड लेयर ऑफ स्किन। सेकेंड लेयर ऑफ स्किन किसे कहा जाता है, मेलिफेजियन को कहा जाता है। मेलेनोसाइट पाया जाता है। तो मेलिफेजियन में जो होता है, मेलिफेजियन लेयर में क्या पाया जाता है, मेलेनोसाइट पाया जाता है, ठीक है, मेलेनोसाइट पाया जाता है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि मेलेनोसाइट जो होता है, मेलेनोसाइट जो होता है किसमें पाया जाता है, तो मेलिफेजियन में पाया जाता है। मेलिफेजियन किसमें पाया जाता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो यही मेलेनोसाइट जो होता है, ठीक है, ये जो मेलेनोसाइट है जो एपिडर्मिक्स का सेकेंड लेयर ऑफ स्किन है, वो मेलानिन का सिक्रेशन करता है। ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि मेलेनोसाइट से कौन सा सिक्रेशन होता है, तो मेलानिन। क्या है, मेलानिन कहां से, मेलानिन किससे सिक्रेशन होता है, किससे स्राव होता है, किससे निकलता है, तो मेलेनोसाइट से निकलता है, ठीक है। और यही मेलानिन जो है स्किन का कलर डिसाइड करता है, ठीक है। स्किन का कलर कौन डिसाइड करता है, मेलानिन, जो कि मेलेनोसाइट से सिक्रेशन होता है। स्किन का कलर डिपेंड करता है मेलानिन पे। अगर मेलानिन का मात्रा अगर ज्यादा होगा तो डार्क यानी ब्लैक स्किन होगा, ठीक है। जो काले लोग होते हैं, जैसे मेरे को देख सकते हैं, हम भी काले हैं, तो मेरे में क्या है, मेलानिन का मात्रा ज्यादा है। जो काले लोग होते हैं उसमें मेलानिन का मात्रा ज्यादा होता है, इसीलिए उसके बॉडी का जो स्किन का कलर होता है वो डार्क या ब्लैक होता है। जितना ज्यादा मेलानिन का मात्रा होगा उतना ज्यादा ब्लैक स्किन होगा। जैसे साउथ अफ्रीका के लोग देखे होंगे ना, साउथ अफ्रीका के लोग जो होते हैं काफी काले होते हैं, ठीक है। उसको अगर अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो दिखते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का दांत दिखता है ना। तो क्यों, क्योंकि उन लोगों में मेलानिन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उन लोगों का जो स्किन होता है बिल्कुल काला होता है। और अगर मेलानिन का मात्रा कम हो गया, ठीक है, अगर मेलानिन का अमाउंट कम है तो फेयर स्किन होगा, ठीक है। कैसा स्किन होगा, गोरा स्किन होगा। तो गोरे लोग जितने भी होते हैं, गोरे चिट्ठे जो खूबसूरत लोग होते हैं, उनमें मेलानिन का मात्रा कम होता है, जिसकी वजह से उसका स्किन का कलर जो है फेयर होता है, यानी गोरा होता है। तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मेलेनोसाइट जो होता है किसमें पाया जाता है, मेलिफिजियन में, और मेलिफिजियन किसमें पाया जाता है, एपिडर्मिस में, ठीक है। और मेलेनोसाइट से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, निकलता है, तो मेलानिन, ठीक है, मेलानिन निकलता है। और यही मेलानिन जो है स्किन कलर का डिसाइड करता है। स्किन का कलर निर्धारण करने का काम मेलानिन का होता है। अगर मेलानिन का मात्रा ज्यादा हो गया तो स्किन का कलर डार्क होगा यानी काला होगा, और मेलानिन का मात्रा अगर कम हो गया तो स्किन का जो कलर होगा वो फेयर होगा यानी गोरा होगा। ऐसे बेसिकली देखा जाए तो स्किन का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है जीन पर, ठीक है। 70 से 80% जो होता है स्किन का कलर डिपेंड करता है जीन पर, अपने माँ बाप के जीन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अपने माँ बाप का जीन जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का स्किन का कलर होगा, वो 70 to 80% डिपेंड करता है। लेकिन 10 से 20% जो होता है, 10 से 20% ही है जो मेलानिन पर डिपेंड करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्किन के लेयर जो होते हैं 7 होते हैं, जिसमें मेजर लेयर 3 है, एपिडर्मिस, डर्मिस
और हाइपोडर्मिस, जिसे सेबेसियस भी कहा जाता है, यानी अधिचर्म, चर्म और तग वसा ग्रंथि। अब एपिडर्मिस को फर्दर दो में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एपिडर्मिस में फर्दर दो लेयर होते हैं, पहला कॉर्निफाइड, दूसरा मेलफिजियन। कॉर्निफाइड को आउटरमोस्ट लेयर कहा जाता है और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी सुरक्षा की पहली पट्टी होती है और ये हमें इन चीजों से बचाता है। अब दूसरा था मेलिफिजियन, जो कि सेकेंड लेयर ऑफ स्किन होता है, जिससे मेलानोसाइट पाया जाता है, ठीक है, जिसमें मेलानोसाइट पाया जाता है और यही मेलानोसाइट से मेलानिन का हार्मोन का सिक्रेशन होता है, निकलता है और यही मेलानिन जो है स्किन के कलर का डिसाइड करता है, निर्धारण करता है। अगर मेलानिन का मात्रा ज्यादा होगा तो स्किन का कलर ब्लैक होगा और अगर मेलानिन का मात्रा कम होगा तो स्किन का कलर गोरा होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डर्मिस के बारे में, है ना। एपिडर्मिस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डर्मिस। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे डर्मिस के बारे में। तो चलिए हम लोग एपिडर्मिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग डर्मिक्स, है ना। एपिडर्मिक्स के बारे में हम लोग अधिचर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम लोग डर्मिक्स यानी चर्म के बारे में। तो मैं बता दिया था कि स्किन के जो होते हैं 7 लेयर्स होते हैं, उसमें 3 मेजर लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिक्स, डर्मिक्स और हाइपोडर्मिक्स। एपिडर्मिक्स के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया, अब पढ़ेंगे डर्मिक्स। तो डर्मिक्स जो होते हैं जिसे चर्म बोला जाता है, तो डर्मिक्स में जो होते हैं फर्दर 2 लेयर होते हैं। डर्मिक्स फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 लेयर। डर्मिक्स के भी जो होते हैं 2 लेयर होते हैं ना। डर्मिक्स में भी जो होते हैं 2 लेयर्स पाए जाते हैं, पहला पेपिलरी, ठीक है, दूसरा रेटिकुलर। पहला लेयर जो होता है पेपिलरी, जिसे अपर लेयर बोला जाता है, और दूसरा रेटिकुलर, जिसे इनर लेयर भी कहा जाता है। तो डर्मिक्स में भी जो होता है 2 लेयर पाए जाते हैं, याद रखना। डर्मिक्स में भी 2 लेयर पाए जाते हैं, पहला पेपिलरी, जिसे अपर लेयर बोला जाता है, यानी डर्मिक्स का जो अपर लेयर होता है वो पेपिलरी होता है, ठीक है। डर्मिक्स का अपर लेयर जो होता है वो पेपिलरी होता है और डर्मिक्स का इनर लेयर रेटिकुलर कहलाता है। तो इस तरीके से डर्मिक्स के भी 2 लेयर होते हैं, पहला पेपिलरी जिसे अपर लेयर बोला जाता है, दूसरा रेटिकुलर जिसे इनर लेयर भी कहा जाता है। तो डर्मिस जो होता है, डर्मिस में स्वीट ग्लैंड पाया जाता है। डर्मिस में स्वीट ग्लैंड पाया जाता है। स्वीट ग्लैंड मतलब पसीना ग्रंथि पाया जाता है ना। ग्लैंड का मतलब होता है एक ग्रंथि, एक थैली होती है जिसमें हार्मोन्स का स्टोर होता है, उसी से हार्मोन सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स निकलते रहता है, उसी को ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड एक थैली होती है जिसमें हार्मोन स्टोर होता है और उसी से हार्मोन स्राव होते रहता है, निकलते रहता है। तो डर्मिस में एक स्वीट ग्लैंड पाया जाता है, यानी पसीना थैली पाई जाती है, इसी के मदद से जो होता है पसीना निकलते रहता है। तो डर्मिस जो होते हैं स्वीट वाटर और मिनरल, ठीक है, सॉरी सॉल्ट वाटर और मिनरल को जो है, सॉल्ट वाटर और मिनरल को इन फॉर्म ऑफ स्वीट यानी पसीने के तौर पे क्या करता है, स्वीट ग्लैंड डर्मिस में निकालते रहता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में जब आप काले कपड़े पहनते हैं तो काले कपड़े में बिल्कुल एक नमक का एक वाइट जो है मार्क बन जाता होगा, दाग बन जाता होगा, तो क्या होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, नमकीन पानी होता है। उसको अगर आप टेस्ट भी करेंगे तो थोड़ा नमकीन लगेगा। तो डर्मिस जो होता है, डर्मिस में स्वीट ग्लैंड पाया जाता है। डर्मिस में स्वीट ग्लैंड पाया जाता है जो पसीना को निकालने का काम करता है, ठीक है। जो पसीना होता है हमारे शरीर में उसको निकालने का काम करता है कौन, स्वीट ग्लैंड। और स्वीट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, डर्मिस में। सॉल्ट वाटर और मिनरल्स को इन फॉर्म ऑफ स्वीट यानी पसीना के रूप में बाहर निकालते रहता है कौन, स्वीट ग्लैंड। और स्वीट ग्लैंड डर्मिस में पाया जाता है। और स्वीट डर्मिस जो होता है बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। डर्मिस जो होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। जैसे ब्लड वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ब्लड वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को बताया था कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करता है मुख्यतः ब्लड का काम होता है, ठीक है। तो बात सही है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो कौन मेंटेन करता है, ब्लड। मुख्यतः ब्लड ही है जो हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन डर्मिस का भी काम है कि बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर का करना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा कौन सा स्किन करता है, लेयर, तो डर्मिस लेयर, है ना। और बॉडी टेम्परेचर का जो रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस।
ठीक है। और यही हाइपोथैलेमस की वजह से हमें भूख प्यास की एहसास होता है। जैसे हमें भूख लगता है या प्यास लगता है ना, कि कुछ खाने का मन हो रहा है, भूख लगा है, प्यास लगा है, तो कौन सी फीलिंग्स करवाता है वो हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस करवाता है। और यही हाइपोथैलेमस जो होता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस ही करता है। और यही भूख प्यास की तृप्ति का भी एहसास कराता है, ठीक है। और डर्मिस में बाल का जड़ होता है, ठीक है। जो हमारे शरीर का बाल होते हैं, हमारे शरीर में बाल पाए जाते हैं, उसका जो जड़ होता है वो डर्मिस लेयर में ही होता है, ठीक है, डर्मिस में ही पाया जाता है। जैसे हमारे सर का जो बाल है, ये जो स्किन जो रोम होते हैं ना, जो हम ठंड के दिनों में रोम जो होता है क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो ये जो रोम है, सर का बाल है, इनका जो जड़ होता है ये सारे डर्मिस में ही पाए जाते हैं। तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाल का जो जड़ होता है वो किस में पाया जाता है, तो डर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। बाल का जड़ किस में होता है, डर्मिस लेयर में होता है। और इसको इंडस्ट्री पर्पस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो डर्मिस होता है इसको इंडस्ट्री पर्पस में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लेदर का वस्त्र बनाते हैं ना, जैसे लेदर जैकेट हो गया, तो वस्त्र बनाने में, जैसे लेदर का बैग बनाते हैं, तो कौन सा होता है, डर्मिस ही होता है, डर्मिस लेयर का होता है। स्किन का जो डर्मिस लेयर होता है ना, उसी को लेदर वस्त्र बनाने में, यानी लेदर जैकेट, बैग बनाने में, जो बेल्ट बनता है तो वो डर्मिस लेयर का ही होता है। स्किन का जो त्वचा का जो लेयर होता है, यानी चमड़ी का जो डर्मिस लेयर होता है, उसी की मदद से वस्त्र बनाया जाता है, बैग और बेल्ट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था डर्मिस के बारे में। डर्मिस जो होता है, डर्मिस में भी दो पार्ट होते हैं, पैपिलरी और रेटिकुलर। पैपिलरी जो होते हैं अपर लेयर होते हैं और रेटिकुलर इनर लेयर होते हैं। इसी में स्वीट ग्लैंड पाया जाता है, जो कि पसीने को बाहर निकालते रहता है, बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने का काम करता है। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस, है ना। और इसे इंडस्ट्री पर्पस में भी डर्मिस का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइपोडर्मिस। आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइपोडर्मिस। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोडर्मिस, जिसे सेबेसियस ग्लैंड भी कहा जाता है और हिंदी में तगवसा ग्रंथि कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने एपिडर्मिस पढ़ लिया, डर्मिस पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे हाइपोडर्मिस, जिसे सेबेसियस ग्लैंड यानी तगवसा ग्रंथि भी कहा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं। तो सेबेसियस ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेशन हो रहा होता है, जिसे सेबम कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से सुने, सेबेसियस ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेशन हो रहा होता है, यानी निकल रहा होता है, जिसे सेबम कहा जाता है और हिंदी में तगवसा कहा जाता है, जो कि तेलीय पदार्थ होता है। क्या होता है, तेलीय पदार्थ होता है। जैसे आप जब सुबह सो के उठते होंगे तो देखते होंगे कि नाक के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। तो वही चिपचिपा पदार्थ जो है सेबम होता है, ठीक है। वही चिपचिपा पदार्थ जो है सेबम होता है। और ये सेबम जो है, तगवसा जो है, ये सेबेसियस ग्लैंड से निकल रहा होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सेबेसियस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो सेबम का, जिसे तगवसा बोला जाता है। और ये किस तरीके का होता है, तेलीय पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। अब बात करते हैं सेबम का फंक्शन क्या है, ठीक है, सेबम का काम क्या है। तो सेबम का जो मेन फंक्शन है, मॉइस्चर मेंटेन इन स्किन, ठीक है। सेबम का जो मेन फंक्शन है, मॉइस्चर में नमी बनाने का काम करता है, कि जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, स्किन में, उसको बनाए रखना, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेबम का जो मेन फंक्शन है वो है मॉइस्चर मेंटेन करना स्किन में। तो जो बॉडी का स्किन होता है उसमें नमी बनाए रखने का काम होता है सेबम का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सेबम का मात्रा अगर कम हो, ठीक है, अगर एरो ऐसे हो तो इसका मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। और अगर एरो नीचे हो तो इसका मतलब होता है कम। तो देख सकते हैं, अगर सेबम का मात्रा यानी कम हो, यानी सेबम का सिक्रेशन कम हो रहा हो, तो उससे क्या होता है, स्किन का मॉइस्चर भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर सेबम का मात्रा कम हो तो स्किन में जो नमी का मात्रा होगा, स्किन में जो मॉइस्चर होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और स्किन का मॉइस्चर अगर कम होगा तो स्किन में रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्किन में झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेबम कम होने की वजह से। तो याद रखना, अगर सेबम का अमाउंट कम है, यानी सेबम सेक्रेशन कम हो रहा है, तो स्किन का मॉइस्चर भी कम हो जाएगा, नमी कम हो जाएगा। और नमी कम होगा तो स्किन में रिंकल्स यानी झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखते होंगे आप कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, बूढ़े लोग होते हैं,
उसमें झुर्रियां जो है समय के साथ आना स्टार्ट हो जाता है बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि जो उसमें होता है बुढ़ापे में सेबम का सिक्रेशन जो है कम हो रहा होता है, और सेबम का मात्रा कम होने की वजह से बुढ़ापे में बूढ़े लोगों के स्किन में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, और मॉइस्चर की कमी हो जाने की वजह से बूढ़े का जो स्किन होता है उसमें झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक्ने का। एक्ने क्या है? एक डिसीज है। ठीक है, एक्ने एक डिसीज है, बीमारी है, जिसे कील मुहासे भी बोला जाता है। ठीक है, कील मुहासे भी बोला जाता है। तो ये जो एक्ने होता है, ज्यादातर यंग जो बॉय और गर्ल होते हैं, जो यंग लड़का और लड़की होता है, उसको ये ज्यादा एक्ने होता है। उसके चेहरे पे देखते होंगे कील मुहासे यानी पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी बीमारी को एक्ने बोला जाता है, यानी चेहरे पे पिंपल्स, कील मुहासे निकलने को ही एक्ने बीमारी कहा जाता है। और वो क्यों होता है? सेबम का अधिक सिक्रेशन की वजह से। ठीक है, तो इससे एक सवाल बनता है कि एक्ने जो बीमारी होता है वो क्यों होता है? सेबम का अधिक सेक्रेशन हो रहा होता है इसीलिए। जब हमारे शरीर में सेक्रेशन का मात्रा सेबम का सेक्रेशन अधिक होता है, ठीक है, सेबम जो है अधिक स्राव हो रहा होता है, जिसके वजह से हमारे चेहरे पे कील मुहासे यानी पिंपल्स छोटा छोटा निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि एक्ने जो है कील मुहासे पिंपल्स का जो बीमारी होता है अक्सर गर्मियों के दिन में होता है। ठीक है, गर्मियों में होता है। क्यों? बॉडी हमारा डिहाइड्रेट होता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो है आप सबसे बेस्ट उपाय है कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और ठंडी चीजों का सेवन करें। ठीक है, इसीलिए एक देखते होंगे एक्ने जो है, एक्ने बीमारी को ठीक करने के लिए टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है, तरह तरह का क्रीम दिखाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, यानी नेक्स्ट संवेदी अंग जो है हमारा नोज। तो नोज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको कवर करते हैं। तो नोज का जो बेसिकली काम है टू स्मेल, यानी सूंघने का काम। और नाक जो है चीजों को सूंघ के बताता है कि इसका स्मेल कैसा है, सुगंध है कि दुर्गंध है, कि इसका जो स्मेल है अच्छा है या फिर खराब है। तो कौन काम करता है? नाक। स्मेल को सूंघ करके बताने का काम कौन करता है? सूंघने का काम नाक का है। ठीक है, तो नाक में नॉस्ट्रिल पाया जाता है। नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, नाक के अंदर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसी को नॉस्ट्रिल बोला जाता है, जिसे हिंदी में नसिका कहा जाता है। और वो जो छोटे छोटे बाल होते हैं नाक के अंदर में, उनका जो मेन काम है एयर में डस्ट को फिल्टर करना। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल का बेसिकली काम क्या है कि जो हम सांस लेते हैं तो हवा में बहुत सारी चीजें मिली होती है। तो श्वसन के दौरान, सांस लेने के दौरान जब हवा हमारे नाक के थ्रू अंदर जाता है तो नाक में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वही डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम नोस्ट्रिल करता है। इसीलिए देखते होंगे कि कुछ देर के बाद नाक के अंदर जो है नोज वैक्स जमा हो जाता है। ठीक है, नोज वैक्स जिसको देहात में क्या बोला जाता है? नकटी। क्या बोला जाता है? नकटी। जिसे आप जो है ना बोकट बोकट के निकाल के फेंकते हैं ना, उसी को नोज वैक्स बोला जाता है। तो नोज वैक्स क्या होता है? वो एक्चुअली एयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वहीं जाके जो है नोस्ट्रिल में फंस जाते हैं और वो जमा हो जाते हैं, जो कि नोज वैक्स होता है। ठीक है, तो नोस्ट्रिल का बेसिकली काम क्या है कि एयर में डस्ट को फिल्टर करना। ठीक है, अब नाक में एक नेचुरल कैविटी पाया जाता है जिसे नसिका गुहा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका मेन काम है कि स्मेल को नाक के अंदर तक पहुंचाना। तो पूछे कि नेजल कैविटी का जो काम है जिसे नासिका गुहा कहा जाता है, उसका मेन जो फंक्शन है कि कोई भी स्मेल को नाक के अंदर तक पहुंचाना। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नाक के अंदर जो होता है एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसे उपास्थि भी बोला जाता है। तो कार्टिलेज एक ऐसा नर्म हड्डी होता है, ठीक है, उसी को ही उपास्थि बोला जाता है। तो देखते होंगे कि नाक के अंदर में भी एक मुलायम बिल्कुल नर्म हड्डी होता है। ठीक है, नाक के अंदर में एक मुलायम हड्डी पाई जाती है जिसे कार्टिलेज या उपास्थि कहा जाता है। जैसे आप यहाँ छू के देख सकते हैं, नाक के अंदर में एक नर्म हड्डी भी पाई जाती है, उसी को कार्टिलेज कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं नोज और ब्रेन के बीच में, यानी नाक और ब्रेन के बीच में एक ऑल्फैक्टरी नर्व जुड़ा हुआ होता है जिसका काम होता है स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, तो जो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है जो कि नाक और ब्रेन के बीच में जुड़ा हुआ होता है, इसका काम होता है कि जो स्मेल है उसको ब्रेन तक पहुंचाना। अब नोट में याद रखें कि लगातार किसी स्मेल को लेते रहने पर ऑल्फैक्टरी नर्व डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोई भी
चीज का स्मेल जो है लगातार बार बार ले रहे हैं, लगातार काफी समय से ले रहे हैं, तो उसका स्मेल जो है कुछ देर के बाद आना बंद हो जाता है। ठीक है, कुछ देर के बाद वो महकना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है। कोई भी चीज को अगर लगातार स्मेल ले रहे हैं, कोई भी चीज का स्मेल अगर आप लगातार लंबे समय तक ले रहे हैं, तो उसका स्मेल आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व डीएक्टिवेट हो जाता है। और जब ऑल्फैक्टरी नर्व डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो उस चीज का जो स्मेल है आना बंद हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये था नो, अब ये तो था नोज। अब हम लोग नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, टंग। ठीक है, जीभ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टंग यानी जीभ के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन, टंग। ठीक है, तो जीभ जो है हमारा नेक्स्ट संवेदी अंग है, उसके बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टंग, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना किसका काम है? टंग का। तो टंग जो है, जीभ जो है हमारे शरीर का, उसका मेन काम जो है वो टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, यानी टेस्ट को पता करना। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, तो जीभ क्या करता है, उसका स्वाद जो है, उसका टेस्ट हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि इसका स्वाद जो है मीठा है कि तीखा है या फिर कड़वा है। ये टेस्ट करके हमें आइडेंटिफाई करके हमें बताता है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे ब्रेन को मैसेज भेज देता है कि आप जो खाना खा रहे हो, जो चीज़ खा रहे हो, उसका स्वाद जो है मीठा है कि तीखा है कि कड़वा है। ये जो सेंस करने का काम करता है वो कौन करता है? टंग। ठीक है, याद रखना, टंग का जो बेसिकली काम है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, यानी स्वाद का पता लगाना। टंग जो होते हैं, टंग जो है स्वाद का पता टेस्ट बड के मदद से लगाते हैं। ठीक है, टंग जो होता है, जीभ जो होता है, स्वाद का पता टेस्ट बड्स के मदद से लगा पाता है, यानी स्वाद कलिकाएं होती है जीभ में। चार चार जो है स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक है, जिसके मदद से टंग टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि जीभ जो होता है किसके मदद से टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है? तो टेस्ट बड के मदद से, जिसे स्वाद कलिकाएं भी कहा जाता है। तो हमारे जीभ में टोटल 4 टेस्ट बड होते हैं। ठीक है, टोटल 4 टेस्ट बड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो 4 टेस्ट बड जो होते हैं हमारे जीभ में होते हैं, जो अलग अलग स्वाद को बताते हैं। तो पहला जो टेस्ट बड है वो मीठा को बताता है। ठीक है, पहला जो टेस्ट बड है वो मीठा को बताता है, और दूसरा टेस्ट बड है वो नमकीन को बताता है, और तीसरा टेस्ट बड जो है तीसरा टेस्ट बड जो है वो तीखा को बताता है। ठीक है, और जो चौथा टेस्ट बड है वो बीटर को बताता है, कड़वा को बताता है ना। तो जीभ जो होता है हमारा, जो टंग होता है, बेसिकली जिसका काम है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, लेकिन वो किसके मदद से आइडेंटिफाई कर पाता है? टेस्ट बड के मदद से, जिसे यानी स्वाद कलिकाएं की मदद से स्वाद का पता लगा पाता है। और पता लगाने के लिए, यानी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारे जीभ में 4 टेस्ट बड होते हैं, यानी 4 स्वाद कलिकाएं होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला जो है स्वीट को आइडेंटिफाई करता है, दूसरा टेस्ट बड जो है नमकीन को आइडेंटिफाई करता है, और तीसरा टेस्ट बड जो है तीखा को आइडेंटिफाई करता है, और फोर्थ जो है टेस्ट बड है वो बिटर यानी कड़वा को पता करता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो पहला है, जो आइडेंटिफाई किया गया है, जो सिग्निफिकेंस किया गया है कि पहला टेस्ट बड है वो मीठा को ही आइडेंटिफाई करेगा। ऐसा तो किताबों में लिखा जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो हाल के रिसर्च में इसको गलत बताया गया है। ठीक है, हाल के जो रिसर्च हुआ है इसमें गलत बताया गया इसको, क्योंकि मान के चलिए फर्स्ट टेस्ट बड में अगर जीभ का जो पहला हिस्सा है, ठीक है, जीभ का जो फर्स्ट हिस्सा है, ये अगर इसमें हम लोग मिर्ची रगड़ देंगे, तो क्या ये स्वाद जो है मीठा आइडेंटिफाई करेगा? क्योंकि फर्स्ट टेस्ट बड जो होता है वो तो मीठा को दिखा रहा है, लेकिन इसके जगह में अगर हम क्या करें, मिर्ची को रगड़ेंगे, ठीक है, तो तीखा आइडेंटिफाई करेगा। इस बात से साबित हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो जो आइडेंटिफाई किया गया है कि एक जो है स्वीट बर्ड, फर्स्ट टेस्ट बर्ड जो है स्वीट को दिखाएगा, मीठा को दिखाएगा, और सेकेंड नमकीन को, थर्ड तीखा को, और चौथा जो है कड़वा को दिखाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सारे जो होते हैं टेस्ट बर्ड, यही मिल करके हमारे भोजन के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं टंग और ब्रेन, यानी जीभ और ब्रेन के बीच में एक नर्वस सिस्टम जुड़ा होता है जिसको फेरेंजियल नर्व कहते हैं ना। टंग और ब्रेन यानी जीभ और ब्रेन के बीच में एक नर्वस सिस्टम जुड़ा होता है जिसको फेरेंजियल नर्व कहते हैं। और ये फेरेंजियल नर्व का मेन काम है कि स्वाद को जीभ से ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, इसका मेन काम है, इसका जो मेन काम है स्वाद को जीभ से ब्रेन तक पहुंचाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं टंग में एक बीमारी पाई जाती है। ठीक है, टंग में एक डिसीज जो होता है जिसे जिसे डायजेसिया कहा जाता है ना। तो जीभ में जो होता है एक बीमारी होती है जिसे डायजेसिया कहा जाता है, और इस बीमारी में टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, हम क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं उसका स्वाद जो है आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं लग पाता है। उस बीमारी को डायजेसिया बोला जाता है, और ये बीमारी जो है जीभ में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि डायजेसिया जो होता है किस में होता है, जीभ में होता है। और क्यों होता है, जिंक के कमी के कारण। अगर जिंक की कमी हो जाएगी, ठीक है, अगर जिंक का मात्रा कम हो जाएगा तो डायजेसिया हो जाएगा, और डायजेसिया अगर हो गया तो आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा, क्या खा रहे नहीं खा रहे, आप स्वाद का पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो ये था आपका थर्ड सेंसरी ऑर्गन टंग के बारे में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे।